कुमार का जाना तय है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, 1-1.5 महीने से आप जैसे कई पत्रकार जो खुद सभाओं में गए हैं, दिल्ली में बैठ के विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, पटना में बैठकर आकलन नहीं कर रहे हैं, जो सभाओं में जा रहे हैं, जो एक्चुअली लोगों से सुन रहे हैं, उन जगहों पर लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं जहां पर कोई नहीं जाता है। हम लोग जहां जा रहे हैं उन गांवों में, उन छोटे कस्बों में शायद ही कोई नेता कभी पहुंचता है, और वहां पर जो भीड़ आ रही है वो सिर्फ प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आ रही है, वो जनसुराज का काडर नहीं है, हमारा संगठन नहीं है, वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से ये जान रहे हैं कि जो यहां व्यवस्था है, जो 2 दलीय व्यवस्था है, राजद और नीतीश भाजपा का जो 3 दल का समीकरण है कि एक और राजद है, एक और नीतीश भाजपा है, लोग इनके कार्यकलापों से, इनके डिलीवरी से खुश नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग उनको, उनमें से किसी एक को इसलिए वोट देते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और एक धारणा बन गई थी कि बिहार में कोई विकल्प तो बन ही नहीं सकता इसके बाहर। लेकिन 3 बरस के जनसुराज के प्रयास ने लोगों में वो न सिर्फ विश्वास पैदा किया है, बल्कि उनको वो रास्ता भी अब दिख रहा है कि अच्छा ये एक विकल्प, ये एक रास्ता हो सकता है। मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूं, भाषणों में भी कहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहता हो, ये मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन बदलाव तो 100% लोग चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई बहुत हो गया, जाति पाति धर्म लड़ाई, एक दूसरे का डर दिखाकर वोट लेना। एक बार बिहार में बच्चों की बात हो, बिहार के बच्चों की बात हो, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा ये बात हो, एक बार तो कम से कम कोई कहे कि भाई किस समय सीमा में बिहार के लोगों का पलायन, बच्चों का पलायन बंद होगा। अभी देखिए, मैंने 1.5 साल पहले एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई भी हादसा हो, हताहत होने वाले लोग बिहार के, उसमें कुछ न कुछ हताहत होने वाले लोग बिहार के होंगे ही होंगे। कश्मीर में आतंकवादी गोली चला दें तो मरने वालों में बिहार के लोग होंगे, कोई ट्रेन की दुर्घटना हो जाए उसमें मरने वालों में बिहार के लोग होंगे, कहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाए वहां मरने वालों में बिहार के लोग होंगे, कहीं टनल धंस गया, फंस गए मजदूर, वहां बिहार के लोग होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी ऐसा देश का क्षेत्र नहीं है जहां मजदूरी करने वाले बिहार के लोग नहीं हैं। ये इतनी बड़ी त्रासदी है, और जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा, बिहार में सुधार और विकास की बात करना बेमानी है। पहली बार लोगों को ये लगा है कि भाई उस दर्द को, किसी ने दर्द की बात को उठाया है जिससे कि लोग यहां दशकों से पीड़ित हैं। लोगों ने अपने जीवन की नियति को मान लिया था कि हमारे बच्चे को अगर मजदूरी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसको घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाना पड़ेगा। पहली बार जनसुराज कह रहा है कि नहीं, अगर कर्नाटक के बच्चे को मजदूरी करने के लिए कर्नाटक से बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर गुजरात के बच्चे को काम नौकरी रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर मध्य प्रदेश का लड़का, दिल्ली हरियाणा का लड़का अपने राज्य में पढ़ाई कर सकता है, तो बिहार के बच्चे क्यों दूसरे जगह जाएंगे? बिहार में भी वो सुविधा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिहार में हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मैं उन मूर्खों की तरह बात नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे सरकारी नौकरी तो कुछ लोगों को ही मिलेगी, लेकिन इतनी व्यवस्था जरूर हो जाएगी कि बिहार का कोई व्यक्ति 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए उसको बिहार, अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की बिल्कुल गारंटी है। लोगों को ये बात पसंद आ रही है, लोगों को इस बात में विश्वास है, इसीलिए आप अप्रत्याशित भीड़ देख रहे हैं जो हम लोग की कल्पना से बाहर है। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे नेताओं को, दलों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। हम लोग खुद भी ऐसा नहीं मानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जहां जा रहे हैं, चाहे मैं सिवान चला जाऊं, चंपारण चला जाऊं, खगड़िया चला जाऊं, नरकटियागंज चला जाऊं, मैं सीमांचल चला जाऊं, भागलपुर चला जाऊं, जहां जाइए उतनी ही भीड़ है। नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हैं, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। 2-3 जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका उन्होंने कह सकते हैं फिर से उसको आगे बढ़ाया है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो कलाकारों को वो दुनिया देने की बात। देखिए, नीतीश कुमार, सक्रिय नीतीश कुमार को बिहार ने देखा है, प्रशांत किशोर ने भी देखा है, और हम लोग जानते हैं कि जब नीतीश कुमार सक्रिय थे तो वो किस तरीके से काम करते थे। बिहार में पिछले 1 महीने में 5 रेप की विभत्स घटना हुई है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार सक्रिय हैं, अगर सक्रिय हैं तो उन घटनाओं पर क्या उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की? क्या कोई विचार विमर्श किया? कोई बैठक बुलाई? क्या उन परिवारजनों से मिले? क्या किसी अफसर पर कार्रवाई की? नहीं की। मैं आपको बता रहा हूं कैमरे पर, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2021 में
कि अगर रेप की घटना हुई है तो कम से कम 4 लाख रुपए पीड़िता को कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर गैंग रेप का केस है तो 5 लाख रुपए। अगर रेप की वजह से डेथ हो गई तो डबल कंपनसेशन होना चाहिए। बिहार में पिछले 1 महीने में 5 ऐसी घटना हुई है जहां रेप या गैंग रेप के मामले में बच्चियों की मृत्यु हुई है। सरकार ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार सक्रिय हैं। अगर सक्रिय हैं तो भाई किस बात के लिए सक्रिय हैं? किस बात के लिए सक्रिय हो? एमएलए का टिकट बांटने के लिए? भाजपा के साथ सीटों के गठबंधन में कितना सीट जदयू को मिले इसके लिए सक्रिय हैं? भाई नीतीश कुमार सक्रिय नहीं है। इसलिए नहीं कि वो सक्रिय होना नहीं चाहते, इसलिए कि अब उनकी मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो सक्रिय हो सकें। सक्रियता के नाम पर उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो नेता मंत्री हैं, जो अफसर हैं, वो लूट रहे हैं, अपना हित साध रहे हैं। नहीं तो ये कैसे संभव है कि उनके कैबिनेट का मंत्री 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाए बिना किसी परीक्षा को दिए हुए? सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं। पॉडकास्ट में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, द हेग चले जाएं भाई, इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएं। अरे बात सुनिए ना, आपको माफी अरे भाई छोड़िए ना, पूरे उनका जीवन लग जाएगा। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, ये सत्य है भाई। उनके पिताजी कांग्रेस में, ये जदयू में, इनकी बेटी लोजपा में, इनका दामाद इन्हीं के शब्दों में आरएसएस भाजपा में। तो बताइए कि ऐसा कौन परिवार बिहार में है जो कि सभी दलों में जिसके परिवार के लोग हैं? दूसरी बात, ये आदमी, इन पर कोर्ट का केस है। 3 करोड़ के गबन के मामले में इनकी पत्नी पर केस है। अशोक चौधरी पर स्ट्रिक्चर पास है। आप जाकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तीसरा, आप समझिए, जिस बिहार में क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए लड़के जद्दोजहद कर रहे हैं, 5-5 साल, 10-10 साल अपना जीवन खपा रहे हैं, वहां पर ये मंत्री महोदय पटना यूनिवर्सिटी में अचानक से प्रोफेसर हो गए। किस क्वालिफिकेशन पर? कौन सा परीक्षा इन्होंने पास किया है जो पीएचडी के आधार पर इनको दिया जा रहा है? भाई बिहार में कितने लोग पीएचडी किए हुए हैं, कितने लड़के जेआरएफ करके बैठे हुए हैं, वो किसी को नौकरी नहीं मिल रही। कोई गेस्ट लेक्चरर नहीं हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी में, भाई साहब प्रोफेसर हो गए। क्यों बने हैं आप ये भी समझ लीजिए। इनको मालूम है कि नवंबर के बाद पूर्णतः बेरोजगार होने वाले हैं। ये सारा कुछ करने के बाद भी नवंबर के बाद इनकी बेरोजगारी का दौर शुरू होगा। तो पहले ही से जाके पटना यूनिवर्सिटी में नहीं तो मंत्री को प्रोफेसर बनने की क्या जरूरत है? आप बताइए कि आप मंत्रालय का अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ाइएगा कैसे? तो आप तो मुफ्त में ही पैसा लीजिएगा। सर, बिहार में पोस्टर्स, पॉलिटिकल पोस्टर्स की काफी चर्चा होती है। पहली बार देखा गया है कि जदयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का फोटो लगा है, पोस्टर लगा है। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है जो बात पिछले 2 बार से हम 2-3 साल से कह रहे हैं कि जदयू का अब अंत आ गया है। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद जदयू एज ए दल, उसका बचना रहना करीब करीब असंभव है। वो दल अब स्वतः विलीन हो जाएगी। ज्यादातर लोग या तो भाजपा में भग जाएंगे, कुछ जनसुराज में आ जाएंगे, कुछ राजद में जाएंगे। जदयू दल का कोई अस्तित्व चुनाव के बाद बचने वाला नहीं है।